हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट इनविंसिबल यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी पॉलिटी पार्ट 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्विक रिवीजन मॉड्यूल है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस टेलीग्राम चैनल पर सारे नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, तो इसको ज्वाइन भी कर लें। और पॉलिटी कवर करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको प्रायोरिटी बेस मैंने अरेंज किया है, इनको मैं कवर करने की कोशिश करूँगा 3 दिनों में। नेक्स्ट 3 डेज़ में हम पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने नोट्स को उठाकर बैठ जाएं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को ज़रूर से सुने और इसको रेगुलर फॉलो कर लें डेली बेसिस पे, और आपका कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन हो जाएगा अगर आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा। तो 150 पेज है लगभग हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले 3 दिन में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। पॉलिटी के जो बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता था। लास्ट टाइम 2023 में नेचुरल जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ से रिलेटेड, लिबर्टी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिस्ट ऑफ द टॉपिक हमें क्या पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है ना, फीचर्स हैं, फेडरलिज्म क्या है, पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन्स हैं, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, पॉलिटिकल थ्योरीज भी पढ़ेंगे और मेजॉरिटी एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में। स्टार्ट। फर्स्ट टॉपिक इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली क्या होता है आपको पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बिल्कुल बेसिक डिफरेंस अगर मैं बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको समझना है एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बुक है हमारे फंडामेंटल लॉज की, जिस तरीके से देश हम चलाने वाले हैं उसके बारे में हमने लिख के रखा, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, संविधान। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, एक आइडिया है, प्रिंसिपल है कि हम अपने संविधान की इज्जत करेंगे, उसको मानेंगे, उसको फॉलो करेंगे और सुप्रीम हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे। लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट रहना चाहिए और ये सारे फीचर्स उसमें आएंगे। तो सिंपल एक जनरल स्टेट की पावर है, प्रिंसिपल है, एक वैल्यू सिस्टम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानिकतावाद। हम संविधान को मानते हैं, संविधान की रिस्पेक्ट करते हैं, संविधान सबसे ऊपर है, यही संविधानिकतावाद है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आगे समझ में। अब इससे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉलोइंग फीचर्स आर रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कौन से फीचर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से रिलेटेड है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे कि अगर मान लीजिए लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है ना, आपका इलेक्शन प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, दीज आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सिंपल है, लोगों की भलाई के लिए जो भी संविधान में लिखा गया है और संविधान को सब रिस्पेक्ट दें, यही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सिंपली है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ और प्रिंसिपल लिखे गए हैं उनको एडहेरेंस करना, उनको मानना, उनका पालन करना, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कहलाती है। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ सिंपल रूल ऑफ लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूल ऑफ लॉ कहता है ए.वी. डाइसी, यहाँ पे डेफिनेशन किसने दी है, ए.वी. डाइसी। तो ये अगर ये वर्ड आपको दिखेगा तब ये याद रखना है कि इन्होंने 3 चीज़ें बताई हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ में। रूल ऑफ लॉ में 3 चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू ए.वी. डाइसी। अगर ए.वी. डाइसी नहीं लिखा है तो भी इन तीनों के लिए आपको जाना है कि आर्बिट्रेरी पावर नहीं होगी वहाँ पे, तो रूल ऑफ लॉ है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर इंसान बराबर है कानून के नज़र में, ये रूल ऑफ लॉ है। साथ ही साथ में इंडिविजुअल लिबर्टीज़ वहाँ पर होनी चाहिए। और ए.वी. डाइसी का जो इंडिविजुअल लिबर्टी वाला पार्ट है थोड़ा इंडिया कंटेक्स्ट में अलग है। ए.वी. डाइसी के अकॉर्डिंग रूल ऑफ लॉ का मतलब था इंडिविजुअल लिबर्टी, जो इंडिविजुअल्स ने है, लिबर्टी पहले है, कॉन्स्टिट्यूशन बाद में है, रूल ऑफ लॉ बाद में आया। तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना। एक क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में आपने पढ़ाया होगा, विजन आईएएस में टेस्ट सीरीज़ में आती है कि अकॉर्डिंग टू ए.वी. डाइसी फॉलोइंग फीचर्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कंटेक्स्ट में लगते हैं रूल ऑफ लॉ में। तो एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी है, बट इंडिविजुअल लिबर्टीज़ आर नॉट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिविजुअल लिबर्टी प्रायोरिटी नहीं है हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सिंपल है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल की कुछ डेफिनेशन है, तो ये थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव है, ये तो प्रीलिम्स में नहीं आने वाला। फिर भी आप यहाँ से आई.आर. कोलोकेस की डेफिनेशन समझ सकते हो, बहुत बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड की गई है। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिंपल एक लीगल प्रिंसिपल है डेट रिक्वायर्स कंट्रोल ओवर द एक्सरसाइज ऑफ द गवर्नमेंट पावर टू एंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल शैल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमारा लोकतंत्र ख़त्म ना हो जाए, हमारा लोकतंत्र बना रहे, इसके लिए जो एक लीगल प्रिंसिपल है
लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, सरकार को लिमिट करके रखा जाए, यही संविधानिकतावाद है। IR कोलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं। सिंपली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या है? ऐसी सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गई। गवर्नमेंट विच इलेक्टेड बाय पब्लिक थ्रू द इलेक्शन प्रोसेस, तो वहाँ इलेक्शन प्रोसेस होगा, है ना, लिमिटेड पावर होगी सरकार के पास में, टेन्योर उनका फिक्स होगा। एग्जाम्पल कहाँ है? US है, UK है, इंडिया है, पाकिस्तान है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब है जहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं है, तानाशाही है, रूलर ऑफ द कंट्री हैज़ अनलिमिटेड पावर, कोई लिमिट नहीं है, 5 साल रहोगे, ज़िंदगी भर रहोगे, कभी रह सकते हो। एग्जाम्पल कतर है, स्विट्ज़रलैंड, स्वाजीलैंड है, सॉरी, ब्रुनेई है। तो समझ में आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो संविधान से चले, नियम कानून को पालन करे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट हो गया। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट सिंपली जो संविधान की पालन ना करे, कोई लेना देना नहीं है संविधान से, ये हो गया हमारा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ऐसा संविधान जो लिखा है, कोडिफाइड है, वो कहलाएगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ कहाँ पर है? US है, फ्रांस है और इंडिया। इनके एग्जाम्पल याद करना है, प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि US में, फ्रांस में, इंडिया में और ब्रिटेन में, इनमें से कहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन यानी जो लिखा गया नहीं है, बस कन्वेंशनल प्रिंसिपल हैं, वैल्यूज़ हैं, वो मानते हैं लोग, तो उसे बोलेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के कितने तरीके हो सकते हैं, कितने तरीके से सरकार चलाई जा सकती है। एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर होता क्या है, जो एग्जीक्यूटिव है, मतलब मंत्रिमंडल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा विधानसभा के लिए, विधानमंडल के लिए, लेजिस्लेचर के लिए। तो जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो अलग रहेंगे, सेपरेट रहेंगे कम्प्लीटली फ्रॉम द कैबिनेट मिनिस्टर। ये होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। बट पार्लियामेंट्री सिस्टम जैसे हमारे देश में एक्सेप्ट किया गया है, वहाँ पर एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल रहेगा लेजिस्लेचर के लिए। इस लाइन को याद कर लो। आपने शब्द सुनना है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, तुरंत मन में आना चाहिए, जहाँ पर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर आपके कानों में गया वर्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम, तुरंत माइंड में आना चाहिए एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। अभी और फीचर्स क्या क्या हैं? प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है भाई साहब? US में है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर है? इंडिया, UK में है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में सिंगल एग्जीक्यूटिव रहेगा, मतलब रियल नॉमिनल अलग अलग नहीं रहेंगे। प्रेसिडेंट ही रियल है, नॉमिनल है। बट भारत में क्या है? एक रियल है, एक नॉमिनल है। नॉमिनल हेड क्या है? नॉमिनल हेड और रियल हेड। रियल हेड का मतलब होता है प्राइम मिनिस्टर। नॉमिनल यानी संविधान का मुखिया, संविधान ने जिसको मुखिया बनाया, वो है प्रेसिडेंट। यहाँ पर नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर सरकार जाएगी तो सारे के सारे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा और पार्लियामेंट इसको रिस्पॉन्सिबल बनाएगी। सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट होता है प्रेसिडेंट में। यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पावर है। फ्यूजन ऑफ पावर का मतलब है कुछ मंत्री हैं जो कैबिनेट में भी बैठते हैं, डिसीजन भी लेते हैं, पॉलिसी मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर लॉ मेकिंग भी करेंगे, तो लॉ मेकिंग के साथ में डिसीजन मेकिंग भी दोनों होती है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। पॉलिटिकल होमोजेनिटी नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है एक ही पार्टी से हों लोग, एक ही पार्टी से हों और पार्टी से भी बिलोंग करें। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कुछ नॉन पॉलिटिकल लोग भी आ सकते हैं, बट पॉलिटिकल होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% केसेस में पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉलिटिकल होमोजेनिटी रहेगी। या तो गठबंधन बन जाएगा तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सेम रहेगी। लोअर हाउस हैज़ फिक्स टर्म। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोअर हाउस फिक्स टर्म नहीं होता, डिसोल्यूशन हो सकता है। मतलब जैसे कि अभी भारत में इलेक्शन होना है, इलेक्शन चल रहा है, तो लोकसभा हमारी क्या हो गई है? भंग हो गई है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, अब नई लोकसभा आएगी। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यहाँ पे लिखा है, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंश्योर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच द अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949 एंड बिकेम इफेक्टिव ऑन 26 जनवरी 1950। कॉन्स्टिट्यूशन लेड डाउन द फ्रेमवर्क दैट डिमार्केट द फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड। फंडामेंटल पॉलिटिकल कोड डिमार्केट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रक्चर बताता है, प्रोसीजर बताता है, पावर बताता है और ड्यूटी बताता है सरकार की। फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड द ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर हैं? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स, सिंपल, फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इट इज़ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है।
25 पार्ट्स हैं, याद कर लो, 12 शेड्यूल हैं और मोर देन 400 आर्टिकल्स हैं। इंस्पिरेशन कहाँ से मिला है? यूएस से फंडामेंटल राइट लिया है, यूके से पार्लियामेंट एक्सेट्रा हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। भारतीय संविधान रिजिड भी है, फ्लेक्सिबिलिटी है। कुछ चीज़ें हैं जो कभी चेंज नहीं की जा सकती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ चीज़ें हैं आसानी से चेंज की जा सकती हैं सिंपल मेजॉरिटी से। फेडरल सिस्टम भी है हमारे पास में और यूनिटरी बाइस भी है। यूनिटरी बाइस का मतलब है कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेगी। फेडरल सिस्टम मतलब क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे पास में और सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमारे पास में है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमने पहले देख लिया, पार्लियामेंट हमारे पास में, लोकसभा है, राज्यसभा है। और सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी और जुडिशरी सुप्रीमेसी। तो ना तो जुडिशरी सुप्रीम है, कुछ ऐसे डिसीजन हैं जो जुडिशरी ही ले सकती है, जुडिशरी के अलावा कोई और नहीं ले सकता। फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन होना है, अपॉइंटमेंट होना है सीजीआई का वगैरह, वो कॉलेजियम सिस्टम से होता है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी मतलब क्या है? पार्लियामेंट सॉवरेंटी भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता, जुडिशरी नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान में अगर संशोधन करना है, सिर्फ और सिर्फ किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। तो भारत में पार्लियामेंट सॉवरेंटी के साथ साथ जुडिशरी सुप्रीमेसी दोनों हैं, मिक्सचर है यहाँ पर, याद रखना है, मिक्सचर है। ना तो पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी कंप्लीट है, ना ही जुडिशरी सुप्रीमेसी कंप्लीट है, दोनों का मिक्सचर हमारे पास में है। नेक्स्ट है, जो हमारी जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है और इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेटेड का मतलब है पूरे देश में एक ही शासन व्यवस्था है न्यायपालिका की। सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स के बाद में सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अलग अलग नहीं है राज्यों के कोर्ट। और इंडिपेंडेंट है, कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा एग्जीक्यूटिव का। फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, आर्टिकल 12 से 35 तक हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल है हमारे पास में आर्टिकल 35 से लेकर 51 में, आर्टिकल 36 से 51। देन फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A, यहाँ से आर्टिकल तो याद कर ही लो कम से कम। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 51A है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आर्टिकल 36 से 51 है, फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से 35 है। सेकुलर स्टेट के बारे में आर्टिकल कहाँ से पता चलता है? सेकुलर स्टेट के बारे में आर्टिकल 25 बताता है, आर्टिकल 30 बताता है, 26, 27, 28, 29। माइनॉरिटी राइट्स और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है आर्टिकल 306 के अकॉर्डिंग, कुछ ऐसा ही है। सिंगल सिटीजन है भारत में, एक ही सिटीजनशिप रहेगी, या तो आप भारत के नागरिक हो गए या तो किसी और के नागरिक हो गए, दोनों दो देशों के नागरिक नहीं चल सकता। डुअल सिटीजनशिप इज नॉट पॉसिबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हमारे पास क्या है? यूपीएससी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। इमरजेंसी प्रोविजन है भारत में, पार्ट 18 में, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट एक्सेप्टेड है। व्हाट इज द 3rd टियर ऑफ द गवर्नमेंट? इज पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। नाउ द फॉर्म ऑफ द पॉलिटिकल अरेंजमेंट। पॉलिटी अरेंजमेंट की अगर हम बात करें कि किस तरीके से पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, देयर आर 2 टाइप ऑफ गवर्नमेंट। एक होता है फेडरल सिस्टम और एक होता है यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में क्या होता है और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सिंपली फेडरल सिस्टम और यूनिटी सिस्टम का मतलब है इट इज़ अ गवर्निंग सिस्टम इन विच सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट इज देयर। टोटल पावर किसके पास में है? एक ही सरकार के पास में हो, जहाँ पर सारी की सारी पावर किसके पास में है? एक सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी की सारी पावर हो और सारे पॉलिटिकल सब डिवीज़न उसके हो। फॉर एग्जांपल यूके, यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता? फेडरलिज्म मतलब है जहाँ पर पावर को डिवाइड किया गया है यूनियन और इसके कंस्टिट्यूएंट यूनिट के में, यूनियन और स्टेट में। भारत में एग्जाम्पल है तो यूएस हो गया फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। अलग अलग फीचर्स अगर देख लें, फीचर ऑफ यूनिटरी सिस्टम, आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ यूनिटरी सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे किया जाएगा। तो सबसे पहले सिंगल गवर्नमेंट होगी यूनिटी फीचर्स में। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। नो डिवीज़न ऑफ पावर, पावर का कोई भी डिवीज़न नहीं है, तभी तो एक यूनिट की तरह काम करेगा पूरा देश। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यूनिटरी सिस्टम है, एक सिंगल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिजिड भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और जुडिशरी हो सकती है इंडिपेंडेंट या फिर नॉन इंडिपेंडेंट। लेजिस्लेचर में भी बायकैमरल और यूनिकैमरल। बायकैमरल जहाँ पे 2 सदन है, यूनिकैमरल यहाँ पे 1 सदन है। अब देखें हम फेडरलिज्म के फीचर क्या होंगे? संविधान रिटन होगा। कि रिटन क्यों? क्योंकि लिख दिया गया है। जो कानून लिखे नहीं होते कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन कर सकता है। अब जब कानून लिख दिया गया है, सरकार के राज्य इतने हैं और केंद्र सरकार की दायित्व इतने हैं, केंद्र सरकार की पावर इतनी है, राज्य सरकारों की पावर अलग अलग हैं, तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना जरूरी है फेडरलिज्म में, लड़ाई ना हो। मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड मतलब आसानी से कोई भी चेंज नहीं कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि राज्य हैं जो स्टेट के पावर हैं, केंद्र सरकार उसको छीन ना ले। और
काफ़ी रीज़न है उसके। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, डुअल पॉलिटी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों जरूरी है? क्योंकि संविधान का इंटरप्रिटेशन कौन करेगा? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इसका इंटरप्रिटेशन करेगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ना तो केंद्र सरकार का पक्ष लेगी, ना ही राज्य सरकार का पक्ष लेगी, जो सही है उसकी वो लेगा जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना इसलिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज अ डुअल पॉलिटी। व्हाट इज़ अ डुअल पॉलिटी? डुअल पॉलिटी का मतलब है भाई केंद्र सरकार और राज्य सरकार, डिवीजन ऑफ पावर होगा दोनों के बीच में, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ना लोगों के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ज़्यादा सोचा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। एंड द बाइकैमरलिज्म, लोकसभा और राज्यसभा, दैट इज अ बाइकैमरलिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरलिज्म, यही हमने फेडरलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिपीट करने की ज़रूरत यहाँ पे है नहीं, जो फिर से सेंट्रल प्रोविंशियल स्टेट होगा, जैन जुरिडिक्शन जो भी है गिवन में टैक्सेशन होगा, टीयर ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीड है, रिक्वायर्ड द बोथ लेवल। तो फिर से यहाँ पर कोर्ट है, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर ऑफ डिफरेंट लेवल गवर्नमेंट है ना, डुअल ऑब्जेक्टिव है, सेफगार्ड द प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड एकोमोडेट द रीजनल डिस्पैरिटी। फेडरल सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हमने प्रीलिम्स को फेडरल सिस्टम को एक्सेप्ट क्यों किया, या फिर फेडरल स्ट्रक्चर के फ़ायदा क्या है। सबसे पहला फ़ायदा है कि यूनिटी है ना जो देश की, वो बनी रहे। यूनिटी ऑफ द कंट्री को प्रमोट करना है और सेफ गार्ड करना। कैसे बनी रहे? जो रीजनल डिस्पैरिटी है उसको एड्रेस करके, और साथ ही साथ में रीजनल डिस्पैरिटी को एकोमोडेट करना है, डाइवर्सिटी को एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, ना ही डिफरेंस क्रिएट करना। अब भारत में फेडरलिज्म कैसे है? भारत में फेडरलिज्म कैसे है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो यूनिटरी फीचर्स भी हमारे इंडिया में और फेडरल फीचर्स भी इंडिया में। एक स्पेशल यूनिक फेडरल है, इसलिए इंडियन फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं? क्वासी फेडरल टाइप। क्वासी मतलब दोनों, जहाँ पर यूनिटरी भी हूँ आधा, आधा फेडरल फीचर भी हूँ। कैसे हैं? जो रेसिड्यूरी पावर हैं, मतलब जिस टॉपिक पे संविधान में नहीं लिखा गया है, तो वो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। स्टेट बाउंड्री कौन डिसाइड करेगा? विदाउट देयर कंसेंट पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगा। सिंगल सिटीजनशिप है, ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। पोस्ट ऑफ गवर्नर है जैसे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। इंटीग्रेटेड ऑडिट बाय द कैग, एक ही यूनिट है कैग, भाई राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों का ऑडिट करेगा। इमरजेंसी प्रोविजन है, केंद्र सरकार लगाएगी। अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट एंड द जजेस बाय द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 1 कहता है यूनियन ऑफ द स्टेट। दीज आर द फीचर ऑफ यूनिटी फीचर्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा इसमें से यूनिटी फीचर है, कौन सा इसमें फेडरल फीचर है। अभी फेडरल फीचर की बात करें तो फेडरल यानी जो फेडरलिज्म को बढ़ावा दे, फेडरलिज्म को बढ़ावा दे, जो डिवीजन ऑफ पावर को फेवर करे। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होने से क्या होगा? जो भी नियम है, कानून है, पावर है, उसको लिख दिया गया, कोई भी किसी का मिसयूज़ नहीं कर पाएगा। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन की चलेगी, ना कि केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार की। डिवीजन ऑफ पावर होना जरूरी है। 7 शेड्यूल करता है इंडिया में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 7 शेड्यूल इज रिलेटेड टू विद, तो 7 शेड्यूल इज रिलेटेड टू डिवीजन ऑफ पावर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, क्योंकि जुडिशरी किसी का फेवर ना करे। बाइकैमरलिज्म जरूरी है, राज्यसभा लोकसभा दोनों जरूरी हैं। राज्यसभा राज्यों के बारे में पक्ष रखेंगी और लोकसभा केंद्र सरकार का पक्ष रखेगी। सिंपल है। नाउ मोर्थ फीचर ऑफ द यूनिटरी फीचर रिफ्लेक्टेड टिल्ट टुवर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बोमई केस में, कौन सा केस? एसआर बोमई केस ने सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में बोला था कि फेडरलिज्म, जो भारत में फेडरलिज्म है, वो बेसिक स्ट्रक्चर है एंड पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कभी भी फेडरलिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में बोला था, आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, एसआर बोमई केस, उसका आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर। अब सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है और डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, सिंपली मैं बता दे रहा हूँ, इसको छोड़ दो, इतना सब कुछ वो आप आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है उसकी जो ब्रांचेस है डिफरेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके बीच में पावर का डिवीज़न होना होता है सेपरेशन ऑफ पावर। और जब हम पावर को एक वर्टिकल डिवीज़न कर लें, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बैठेगी, डेट इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर। तो डिवीज़न ऑफ पावर होता है वर्टिकल, डिवीज़न ऑफ पावर वर्टिकल होता है और सेपरेशन ऑफ पावर होता है हॉरिजॉन्टल। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यहाँ पे। अभी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये देख लो। सेपरेशन ऑफ पावर, यूनियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न कौन कौन से हैं, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न सेपरेशन ऑफ पावर से क्या रिलेटेड है? आर्टिकल 50 कहता है जुडिशरी एग्जीक्यूटिव शुड बी सेपरेटेड। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है। आर्टिकल 50 किसका पार्ट है? डीपीएसपी का पार्ट है, तो डीपीएसपी भी सेपरेशन ऑफ पावर को बढ़ावा देती है। देन आर्टिकल 121 और 122
यहाँ पर कहा गया है जो जुडिशियल कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का कैन नॉट बी डिस्कस इन द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो पार्लियामेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के कंडक्ट के बारे में बात नहीं की जा सकती है। तो क्या हो गया, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशरी अलग, पार्लियामेंट अलग, यानी लेजिस्लेचर अलग हो गया। आर्टिकल 360 कहता है प्रेसिडेंट और गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। अब जुडिशरी प्रेसिडेंट को, गवर्नर को अपने पास नहीं बुला सकते, तो जुडिशरी अलग रहे, एग्जीक्यूटिव अलग रहे, दैट इज अ सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मतलब कुछ जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो जरूरी है याद करना। केशवानंद भारती विवाद वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो बोला गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर जो है इट इज़ एन इंट्रीगल पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट सेपरेशन ऑफ पावर इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब आंसर आपको पता होना चाहिए, केशवानंद भारती विवाद, किस केस में सेपरेशन ऑफ पावर को बेसिक स्ट्रक्चर से जोड़ा गया था। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इंदिरा गांधी केस में क्या बोला था, नारायण सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सेपरेशन इज लिमिटेड इन इंडिया। सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, मतलब बिल्कुल वाटर टाइट कंपार्टमेंट नहीं है, क्योंकि इंडियन फेडरलिज्म इज अ क्वासी फेडरल। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड एनजेएसी को 2014 में थ्रेटन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो यहाँ पे सरकार लाई थी कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट है एक कमीशन के थ्रू होना चाहिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी के ऊपर हावी हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन हो जाएगा, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ चेक एंड बैलेंस क्या होता है, सिंपली कोई भी जो ब्रांच है गवर्नमेंट की वो आगे ना बढ़ पाए, किसी अपनी लिमिट को क्रॉस ना करें, अपनी औकात से जाकर बाहर काम ना करें, दैट इज़ अ चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस इज अ प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट which separate the branches and the power to the prevent action by other branches are induced with the share power. Check and balances are the applied primarily in the constitutional government में apply होता है. There are the fundamental importance in tripartite government such as a United States which separate the power between legislature, executive और judiciary branches. अब इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, इंडियन कंटेक्स्ट में देख ले रहे हैं चेक एंड बैलेंसेस। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जो जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं वो अपॉइंटेड होंगे किसके द्वारा, एग्जीक्यूटिव के द्वारा, बट दे मे बी रिमूव्ड ओनली बाय द लेजिस्लेचर, इम्पीच बाय द पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट। उनको हटाना है तो कौन चाहिए, पार्लियामेंट चाहिए। हो गया चेक एंड बैलेंस, मर्जी नहीं चलेगी। अगर प्रधानमंत्री की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं मानते हैं तो उनको हटा देने की कोशिश करेंगे, लेकिन हटाने के लिए किसको चाहिए, पूरे पार्लियामेंट का साथ चाहिए। तो पार्लियामेंट में तो अपोजिशन भी आती है, दैट इज़ चेक एंड बैलेंसेस। समझ में आ गया, सिंपल। इस तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या चेक एंड बैलेंसेस है यहाँ से पढ़ लो, और जुडिशरी के ऊपर क्या है ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते। जुडिशल रिव्यू, कोई भी कानून जो संसद ने पास किया है उसको सुप्रीम कोर्ट बेसिक स्ट्रक्चर और जुडिशियल रिव्यू के थ्रू रिव्यू करेगा। अगर वो सही है कानून तभी पारित होगा, लागू होगा देश में, नहीं तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। डेट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सिंपल। केशवानंद भारती विवाद, एक केस हुआ केशवानंद भारती विवाद जिसका रिजल्ट आया था 24 अप्रैल 1973 को। जुडिशियल इनोवेशन है, क्या है, जुडिशियल इनोवेशन है, मतलब संविधान में कहीं भी लिखा नहीं गया है बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में। तो किसने बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। कब बनाया, केशवानंद भारती विवाद में बनाया था। डेट याद कर लो 24 अप्रैल 1973, यूपीएससी क्वेश्चन पे पूछ चुकी है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपल मैं आपको शब्दों में समझा दूँ, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है जो भी लिखा है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर हैं, ऐसी वैल्यूज़ हैं, ऐसे प्रिंसिपल हैं, ऐसे आइडियल्स हैं जिसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। संविधान का फाउंडेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये फुल्ली डिफाइन नहीं है, जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म है, बाइकैमरलिज्म है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर। इनको कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। तो बेसिक स्ट्रक्चर को कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, संविधान ख़त्म हो जाएगा। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाओ, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टली ये बोल दिया आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, संविधान संशोधन से कुछ भी चेंज ला सकते हो, बस बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करना। तो इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोल दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई साहब आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, अमेंडमेंट करने की पावर है, वो लिमिटेड पावर है, अपनी औकात से बाहर मत जाना।
इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने समझा दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर किस में है? आर्टिकल 360 में है, इसको याद रख लो। नो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बियॉन्ड पार्लियामेंट अमेंडमेंट पावर। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है संविधान का जो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं कर सकती पार्लियामेंट। तो कितनी चतुराई दिखाई है संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती विवाद में। दैट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। समझ में आ गया? पावर टू अमेंड इज़ नॉट पावर टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप संविधान को संशोधन करो, ना कि संविधान ख़त्म करो, ऐसा कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। फिर टाइम टू टाइम SR बोमी में सेकुलरिज्म बोला, बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशल इंडिपेंडेंस बेसिक स्ट्रक्चर है। जुडिशल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर है चंद्र कुमार केस में। इस तरीके से आप याद रखिए। अब हम पढ़ते हैं मेजॉरिटी के बारे में। अब मेजॉरिटी क्या है? संविधान को पार्लियामेंट को अगर कोई भी कानून बनाना है तो सबकी सहमति लेनी पड़ेगी। तो सहमति अलग अलग प्रकार की होगी, डिपेंड करेगा किस टॉपिक पे कानून बना है। मान लीजिए अगर देश में बहुत बड़ा चेंज लाना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है, या फिर किसी नया राज्य बनाना है, या नए पुराने राज्य को ख़त्म करना है, तो ये बहुत बड़ा चेंज हो गया। यहाँ पे कुछ मेजॉरिटी चाहिए और राज्यों से भी पूछना चाहिए, तो यहाँ मेजॉरिटी अलग आएगी। कुछ और हो सकता है जहाँ पे आसानी से चेंज किया जा सके, किसी शहर का नाम या राज्य का नाम चेंज करना है, तो वहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी से चेंज किया जा सकता है। इसलिए अलग अलग प्रकार की मेजॉरिटी यहाँ पर है। एक है सिंपल मेजॉरिटी, एक है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एक होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, एक होती है स्पेशल मेजॉरिटी। 4 प्रकार की मेजॉरिटी होगी। सबसे पहले तो ये कर लो याद। अब सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊं कि सिंपल मेजॉरिटी क्या होती है। तो सिंपल मेजॉरिटी जहाँ पर 50% प्रेजेंट और वोटिंग आपको चाहिए। जितने भी लोग हैं हाउस में, संसद में बैठे, जितने भी लोग आए हैं उस दिन, उनका 50% होना चाहिए प्रेजेंट और वोटिंग होना चाहिए। 300 लोग अगर हैं तो 150 लोग चाहिए हमें, प्रेजेंट भी चाहिए और इनकी वोटिंग भी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी हो गई। कहाँ कहाँ लगेगा याद कर लो ये सारे। ऑर्डिनरी बिल, आम बिल, एडजॉर्नमेंट हो गया, डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में, प्रेसिडेंशियल रूल अप्रूवल में। तो हम इसको देखेंगे आगे। लेकिन सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है, समझ में आ गया? विच रिक्वायर नॉट लेस देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउसेस। तो मेंबर ऑफ द हाउसेस कितने हैं? 543 हैं इस तरीके से। तो इसका 50% प्रेजेंट भी होना चाहिए और वोटिंग होना चाहिए, कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट ये हो गया सिंपल मेजॉरिटी। सेकंड है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है दिस मे नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस विदाउट सब्सट्रैक्टिंग वैकेंसी, नॉट यूज्ड अलोन, इट इज़ यूज्ड विद द अदर मेजॉरिटी। तो यहाँ पर था सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल 543 में से प्रेजेंट है 300 लोग, तो 300 का प्रेजेंट हमें 50% चाहिए वोटिंग के लिए। 543 के आधा प्रेजेंट होने चाहिए और जितने प्रेजेंट हैं उसका वोटिंग चाहिए हमें 50%। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है कि 543 अगर टोटल मेंबर हैं तो इसका टोटल का 50% हमें क्या चाहिए? स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस यूज्ड अलोन, इट इज़ यूज्ड विद द अदर मेजॉरिटी। तो कम से कम ये तो चाहिए ही चाहिए है। तो 543 का आधा जितना भी आएगा 240 के अराउंड जितना भी आता है उसको उतना मेजॉरिटी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। यहाँ पे चेंज दोनों में क्या अंतर था? यहाँ पे अंतर था प्रेजेंट 300 थे, 300 का 150 हो गया और टोटल 543 का 200 कुछ। तो इतने लोग होने चाहिए और इसका आधा वोट कर दें इसके बारे में, तो सिंपल मेजॉरिटी से पास माना जाएगा। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है कि जितने टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा होना चाहिए और आधे को वोट भी करना पड़ेगा पक्ष में, तब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहलाएगी। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या कहलाएगी? और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, जहाँ जितने जो लोग वैकेंट हैं, मान लीजिए 3 सीटें ऐसी हैं जो खाली हैं लोकसभा की, डेथ हो गई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या फिर इलेक्शन नहीं हुआ, जो भी है उनको माइनस नहीं किया जाएगा। लेकिन इफेक्टिव मेजॉरिटी अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे सिंपल यही होता है, जो टोटल स्ट्रेंथ है हाउस का वहाँ पे वैकेंसी को माइनस कर दिया जाएगा बस। तो 3 हाउस 543 सीटें हैं, 3 वैकेंट हैं, तो 540 हो गई। 540 का हो गया 250 और 200 270। 270 में से 270 लोग प्रेजेंट होने चाहिए और इतना वोट आने चाहिए पक्ष में, तब आपका पास माना जाएगा। कहाँ पे लगेगा? रिमूवल ऑफ द स्पीकर और डिप्टी स्पीकर वाइस चेयरमैन के रिमूवल में रहेगा। अब होता है स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है नॉट लेस देन 2/3, नॉट लेस देन 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग
नो मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। 2/3 जितने लोग प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 300 लोग थे, 300 लोग का 2/3 कितना होता है, जल्दी से सी सेट लगा लो, हो गया 200। देखो 200 लोगों को पक्ष में आपको लेना पड़ेगा, डैट इज़ अ स्पेशल मेजॉरिटी। समझ में आएगा, डैट इज़ स्पेशल मेजॉरिटी। तीनों में डिफरेंस आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखो कौन सी कठिन है, थोड़ा सा बताओ, सबसे कठिन कौन सी हो गई? एब्सोलूट मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी सिंपल है, प्रेजेंट है 300, 300 के आधे 150 चाहिए थे, यहाँ पे हो गया। एब्सोलूट मेजॉरिटी हो गई कि टोटल स्ट्रेंथ जो है ना 543 में से 270 लोग चाहिए, उनकी प्रेजेंट हामी चाहिए। इफेक्टिव मेजॉरिटी में चाहिए 343 से 270, सॉरी तो यहाँ पे 3 माइनस कर दिए थे। सिंपल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या चाहिए था? 2/3, 200 लोग होने चाहिए और 200 लोग पास भी कर दें। तो सबसे खतरनाक होती है एब्सोलूट, फिर होती है पहले नंबर पे खतरनाक एब्सोलूट हो गई, फिर दूसरे नंबर पे इफेक्टिव मेजॉरिटी, तीसरे नंबर पे स्पेशल मेजॉरिटी, चौथे नंबर पे सिंपल मेजॉरिटी। कठिन के तौर पे मैं आपको बता रहा, कहाँ कहाँ चाहिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी? राज्यसभा को आर्टिकल 249 की तरह, आर्टिकल 312 में जब राज्यसभा एक कोई ऑल इंडिया सर्विसेज बनाना चाह रही है इस तरीके से, तो राज्य की मंजूरी भी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट रिक्वायरिंग द कंसेंट ऑफ 50% ऑफ द स्टेट, जहाँ पे 50% कंसेंट चाहिए, 50% स्टेट का कंसेंट चाहिए, वहाँ पर भी कहाँ इन टॉपिक पे चाहिए। इन टॉपिक को देख लो, फेडरल रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं वहाँ पर 7th शेड्यूल को चेंज करना है, स्टेट का रिप्रेजेंटेशन चेंज करना है ना, इलेक्शन की प्रोसेस चेंज करनी है, प्रेसिडेंट की आर्टिकल 368 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पावर है उसमें ही फिर से अमेंडमेंट करना है, तो हमें आधे राज्यों की मंजूरी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल थ्योरीज, कुछ पॉलिटिकल थ्योरी है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में आप पढ़ते हैं। लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट है और फैसिलिटेशन टू एबिलिटी ऑफ पीपल टू चूज। सिंपल है कि लोगों को बेवजह परेशान ना किया जाए, अनावश्यक रोक टोक ना हो, डेट इज़ द लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीव हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। लिबर्टी समझ में आ गया? लिबर्टी इज द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट एंड फैसिलिटेशन टू द एबिलिटी ऑफ द पीपल, अपनी फुलेस्ट पोटेंशियल को डेवलप करने का मौका मिले लोगों को, यही लिबर्टी कहलाती है। दो प्रकार की लिबर्टी, एक हो गई नेगेटिव, एक हो गई पॉजिटिव। नेगेटिव लिबर्टी तब है जब लिबर्टी फ्रॉम लॉ, कानून से हमें लिबर्टी चाहिए, इट इज़ अ नैरो इंटरप्रिटेशन और फोकस ऑन द एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टेंट। हमसे मत बोलो, हमसे रोक टोक मत करो, हमें रोको मत, हमसे मतलब मत रखो, कानून हमें ये नहीं कर सकता, कानून हमें ये नहीं कर सकता, डैट इज़ अ नेगेटिव पार्ट ऑफ लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है? जहाँ पर लिबर्टी बाय द लॉ, जब हमें कानून स्वतंत्रता देता है। एक देखो यहाँ से हो गया कानून से स्वतंत्रता और कानून के द्वारा स्वतंत्रता मिलना। लिबर्टी फ्रॉम, हमें इससे आज़ादी दे दो, हमें इससे जाने, हमें ये करने का दे दो, ये हो गया लिबर्टी फ्रॉम। हमें रोको मत, हमें टोको मत, सरकार हमें टोक नहीं सकती, हम कहीं भी घूमें, सरकार का कोई दायित्व, कोई पावर नहीं है, सरकार के पास पावर नहीं है हमें रोकने टोकने की, कानून के पास कोई पावर टोकने नहीं है, हम फालतू में रोके टोके, डेट इज़ अ लिबर्टी फ्रॉम, नेगेटिव आस्पेक्ट। दूसरी तरफ है सरकार का दायित्व बनता है कि हमारे फैसिलिटेशन के लिए ट्रांसपोर्टेशन अच्छा करे, डेट इज़ अ वाइडर इंटरप्रिटेशन और पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। फोकस इज ऑन द फैसिलिटेशन टू द एनवायरनमेंट डेवलपिंग फुल पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है और पॉजिटिव लिबर्टी क्या होती है। नेक्स्ट इज फ्रीडम। अभी फ्रीडम क्या होता है? फ्रीडम एक कदम आगे चले जाओ। फ्रीली एक्सप्रेस, इट इज एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, कांस्टेंट फैसिलिटेशन, डेवलप द पोटेंशियल, इंटरनल कंस्ट्रक्ट है, इंडिविजुअल डिसाइडेड हिज ओन एक्शन, कैपेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू मेक द डिसीजन विदाउट एनी एक्सटर्नल कंट्रोल। जहाँ पर एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है, विदाउट एक्सटर्नल कंट्रोल। तो अब मैं आपसे सिंपल पूछूं, लिबर्टी बड़ी होती है या फ्रीडम बड़ी होती है? तो फ्रीडम बड़ी होती है। फ्रीडम इज़ मच लार्जर देन लिबर्टी। लिबर्टी हमेशा कानून के दायरे में रहकर होगी, ठीक है। फ्रीडम कानून मानून कुछ नहीं मानता, हम जो हैं हम ब्रह्मास्मि, दैट इज़ अ फ्रीडम। देन कम्स द रिपब्लिक। व्हाट इज अ रिपब्लिक? रिपब्लिक इज द एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लासेस और पॉलिटिकल सॉवरेनिटी विद द पीपल। तो एक ऐसी व्यवस्था सिंपल जहाँ पे लोगों का शासन हो, लोगों की चले, सुप्रीम पावर किसमें है? लोगों में है। लोग अगर चाहेंगे किसी भी पोस्ट पे जाके बैठ जाएं, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी किसके पास में? पीपल के पास में, डेट इज़ रिपब्लिक। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, कोई भेदभाव नहीं होगा किसी भी लोगों के साथ में, डेट इज़ अ रिपब्लिक। अब इक्वालिटी क्या होती है? स्पेशल प्रिविलेज नहीं होंगे, इक्वालिटी हो गई, जहाँ पर
फेयर ट्रीटमेंट होगा विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जिसको 4 रुपये मिलने चाहिए 4 रुपये मिलेंगे, जिसको 5 मिलने चाहिए उसको 5। डेट इज़ इक्वालिटी। समान कानून सबके लिए समान होगा, डेट इज़ अ इक्वालिटी। सॉरी, ये एग्जाम्पल गलत है, 4 और 5 वाला। सब कानून सबके लिए कानून बराबर है। अगर चोरी की है, कोई गरीब हो अमीर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिसने मर्डर किया उसको क्राइम सेम है तो उसका पनिशमेंट भी सेम होगा। डेट इज़ इक्वालिटी, सिंपल है। अब सॉवरेंटी क्या होता है? सॉवरेंटी मतलब एक देश जो अपने बारे में कोई भी डिसीजन ले सके, इंटरनली और एक्सटर्नली कोई भी डिसीजन ले सके, और किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का उस पर दबाव नहीं है, ना उसको बोदर करना है, टेंशन भी नहीं है। डेट इज़ सॉवरेन। इंडिया इज़ अ सॉवरेन। तो इंडिया अपने इंटरनल एक्सटर्नल मैटर में कंप्लीट डिसीजन ले सकता है फ्रीली, किसी से पूछे बिना। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या है? फेथ इन अ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्टेंस। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा सोशलिज्म के साथ में। सोशलिज्म मतलब होता है जो प्राइवेट पब्लिक दोनों पार्टनरशिप को प्रमोट करे। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म समझ में आ गया? प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है। तो इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। सेकुलर का मतलब क्या है? इंडियन सेकुलरिज्म में हर धर्म का बराबरी से रिस्पेक्ट करना। पॉजिटिव सेकुलरिज्म है ऑल रिलीजन एंजॉय द इक्वल स्टेटस, सभी धर्म बराबर स्टेटस के हैं। नेगेटिव सेकुलरिज्म क्या है? जहाँ पर स्टेट अलग है, रिलीजन अलग है, रिलीजन से धर्म से कोई लेना देना नहीं है राज्य का। डेट इज़ अ नेगेटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म क्या है? राज्य हर धर्म को बराबरी का दर्जा देगा, हर धर्म की बराबरी से रिस्पेक्ट करेगा। डेट इज़ अ पॉजिटिव लिबरलिज्म सेकुलरिज्म। नाउ व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक मतलब सिंपल है, शासन किस कौन करेगा? सुप्रीम पावर अगेन पीपल। अब बहुत ज़्यादा माइनर डिफरेंसेस है डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में। रिपब्लिक क्या होता है? डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी पॉलिटिकल मैकेनिज्म है कोई भी डिसीजन लेने का, जहाँ पे पॉलिटिकल पावर किस में है? लोगों में है। और पॉलिटिकल पावर कहाँ से आ रही है? रिपब्लिक से आ रही है। सिंपल। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? अरेंजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहो। मैंने कहा था आपको 2 शब्द सुनने हैं। जैसे ही शब्द आया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। जैसे ही शब्द आया कानों में प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। इस तरीके से आपको याद करना है। फेमिनिस्ट सिंपल क्या है? फेमिनिस्ट आर दोज मैन और वीमेन हु बिलीव दैट मैनी ऑफ द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी बिटवीन मैन वीमेन आर नीदर नेचुरल नॉन नेसेसरी कैन बी एल्टर्ड सो दैट द वीमेन मैन कैन बी इक्वल। तो फेमिनिस्ट मतलब ऐसे लोग जो सोचते हैं समाज में अनावश्यक जो डिस्क्रिमिनेशन है सेक्स के बेस पर, जेंडर के बेस पर, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, समाज ने उसको बनाया है। दैट इज़ अ फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। सोशल जस्टिस क्या होती है? सोशल जस्टिस मतलब क्या है? इज़ अ पॉलिटिकल फिलोसफिकल थ्योरी विच अजर डैट डायमेंशन टू द कंसेप्ट ऑफ जस्टिस बियॉन्ड द एम्बॉडीड इन द प्रिंसिपल ऑफ सिविल क्रिमिनल लॉ। सिर्फ और सिर्फ कानून से पनिशमेंट देने से, किसी ने गलत किया उसको पनिशमेंट दे दिया, किसी ने गलत नहीं है उससे कोई लेना देनी है, तो सिर्फ और सिर्फ इतना जस्टिस नहीं है। दैट इज़ अ पॉलिटिकल सिविल पॉलिटिकल क्रिमिनल जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस हमें लाना पड़ेगा, तब जाके सोशल जस्टिस होता है। समाज में कुछ लोग गरीब हैं तो हमें उनकी जस्टिस कब प्रोवाइड कराएंगे? जब उनको खाने के लिए फूड अवेलेबल करा दें, पहनने के लिए कपड़े अवेलेबल करा दें, एजुकेशन हेल्थ प्रोवाइड करा दें। दैट इज़ अ सोशल जस्टिस। समाज में न्याय होना चाहिए, जो क्राइम करे उसको सजा दे दो। दैट इज़ अ क्रिमिनल जस्टिस। सिर्फ और सिर्फ जस्टिस है क्रिमिनल के केस में, सिविल जस्टिस है। लेकिन इकोनॉमिक जस्टिस जिसको पैसे की थोड़ी सी मदद करनी चाहिए, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, हेल्थ के लिए पैसे नहीं है, तो हेल्थ प्रोवाइड कराओ, एजुकेशन प्रोवाइड करा दो। डेट इज़ अ सोशल जस्टिस। देन कम्स द राइट। अधिकार क्या है? राइट क्या है? राइट आर द सोशल लीगल इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट। हमारा अधिकार है, हमारा क्लेम है, जो मोरली, जो कानून के द्वारा आपको दिया गया है, वो क्लेम है जो रैशनल रीजनल है, अनावश्यक ना हो, अननेसेसरी नहीं हो, रैशनल हो। दैट इज़ अ राइट। लीगल सोशल इथिकल प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और एंटाइटलमेंट, दैट इज राइट आर द फंडामेंटल नॉर्मेटिव रूल्स अलाउड ऑफ पीपल और टू द पीपल अकॉर्डिंग टू द सम लीगल सिस्टम। जो संविधान हमें ऋण ही है, जो हमें संविधान देता है, और हम जो पहले से हमारे कुछ अधिकार हैं, हमारा एंटाइटलमेंट है, हमारा क्लेम है, उन्हें हम अधिकार बोलते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर रही हों। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है बेसिक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट का। सेकंड चैप्टर हम जल्दी से पढ़ेंगे और अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। इसको ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब चैनल को, द एस्पिरेंट इनविंसिबल। सारे के सारे PDF मैं यहाँ पे आपको अपलोड करूँगा, और शाम को हम इवनिंग में 6:30-7 बजे एक लाइव सेशन रखेंगे, जहाँ पे आपके कोई भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ सकते हो।